हेलो एस्पिरेंट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ। क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में आज ये हमारी 5वीं क्लास है। लास्ट के 4 क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से आप अपने आंसर की डिजाइनिंग करते हो, आंसर में क्या कंटेंट रखना होता है और किस प्रकार के जो सेंटेंसिंग ऑफ वर्ड होते हैं उसे यूज करने होते हैं। आज हम एक जनरल आइडिया डिस्कस करेंगे कि एक सोर्स क्या हो सकता है अपने आप को, खास करके जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस होते हैं उसको डील करने के लिए। और फिर एक मॉडल आंसर देखेंगे क्वेश्चन का 69 बीपीएससी का, जो पिछले अभी हाल ही में पूछा गया था। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि इसमें आपको अपने आप को अपडेट करना होता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होते। आपके डेली डे बाय डे का जो अपडेशन होता है और आपके सर्वाइविंग में जो एग्जाम्पल क्रिएट होते हैं उसी को इनपुट में डालना होता है। अब जैसे आप मान लीजिए मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल तो आप टेक्नोलॉजी से एडिक्टेड हो ना, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हो। मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अति होती है उसकी, और कहा जाता है कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी है कि आज का कि साइंस और टेक्नोलॉजी का, तकनीक का एक ज़्यादा इस्तेमाल, उसका अधिक मात्रा में यूटिलाइजेशन करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। पर्यावरण के लिए भी वह खतरनाक है, मानवीय जो संभावनाएं हैं उसके विकास के लिए भी खतरनाक है, और उसका एडिक्शन लगना कहीं ना कहीं जो भविष्य तैयार हो रहा है युवा पीढ़ी का, वह भी खतरनाक है। तो एक जनरल परसेप्शन हमारा बनता है, जनरल आइडिया क्रिएट होता है कि किसी भी चीज की जो अति होती है उसका एक्सट्रीम कंडीशन वह कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। तो अगर हम यहाँ देखें कि चर्चा करें कि क्या हमारे सोर्स हो सकते हैं मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि हम बात बीपीएससी एग्जाम की कर रहे हैं, बीपीएससी के आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है मेंस के एग्जाम के लिए। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने सोर्स को कैसे डेवलप करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा सोर्स आपका न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में आए दिन अपडेशन से जो होते हैं आपके साइंस एंड टेक के, कोई नया डेवलपमेंट हुआ, कोई नई तकनीकी खोजी गई, कहीं पूरे विश्व में इंटरनेशनल लेवल पर यह विकास हुआ, कहीं कोई देश जो है वह पर्यावरण डिग्रेडेशन हो रहा है उसके संदर्भ में कोलैबोरेशन करके एक मंच में लोगों को इकट्ठा करके साइंटिफिक दुनिया को इनकरेज कर रहा है कि आप जो है कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल करो, कार्बन एक्सक्रीजन जो है उसको कम करने के लिए कोई तकनीक है उसको डेवलप करो। इस तरीके से बहुत सारी प्रक्रियाएं विभिन्न रूप से घटित हो रही हैं और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं कि अगर तकनीकी की अति हो रही है, तकनीकी अगर आपके लिए वरदान है तो यह अभिशाप भी है। यह बात आज जब से डेवलपमेंट हो रहा है तब से हम सुनते आए हैं। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, किसी प्रकार की समस्या को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए तमाम तरह के प्रयोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। तो आप इनसे अगर न्यूज़पेपर से कनेक्ट होते हो, कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर जो कंटेंट प्रोवाइड करता हो मार्केट में, अगर जैसे आप देखेंगे तो एक जनरल आइडिया हम बताऊं तो हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, ये न्यूज़पेपर आपको पढ़ने चाहिए। इसमें जो अपडेशन होता है, अच्छे राइटर्स लिखते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट लिखते हैं, तो रिसर्च और डेवलपमेंट इनका काफ़ी पुख्ता होता है। तो एक तो सोर्स आपका न्यूज़पेपर हो गया। न्यूज़पेपर के माध्यम से आप आए दिन होने वाले अपडेशन से अपग्रेड रहते हो और आपके जो कंटेंट होता है वह सुधरता है। आपके वोकेबलरी में, आपके डिक्शनरी में, आपके जो माइंड थॉट है उसमें नए वर्ड शामिल होते हैं। न्यूज़पेपर इस रूप में भी पढ़ना चाहिए कि आपको आए दिन नए वर्ड से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। तो और आपके आंसर राइटिंग में न्यूज़पेपर किस प्रकार से इफेक्टिव हो सकता है, तो विभिन्न प्रकार के जो थॉट होते हैं उससे आप अपने आप को कनेक्ट करते हो। जब आप किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट पढ़ते हो तो एडिटोरियल में एक किसी राइटर का पर्टिकुलर व्यूज होता है, लेकिन उसमें कुछ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपका एक थॉट जो है बेसिक वो डेवलप होता है। तो न्यूज़पेपर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। न्यूज़पेपर को आप किसी भी
रूप में इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहला कंटेंट आपको जहां मिलेगा, पहला रिसोर्स आपका है न्यूज़पेपर। सेकेंड अगर हम देखें तो क्या एक आइडियल सोर्स हो सकता है आपके आंसर राइटिंग में जो सहयोग दे, खास करके साइंस एंड टेक में। तो मार्केट्स में कई सारे कम्पिटिटिव मैगजीन्स आती हैं जो हमारे विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जैसे CSIR हो गया, नीति आयोग हो गए, और विभिन्न ऐसी संस्थाएं और यूनिवर्सिटीज का पब्लिकेशन होता है जिसमें डेवलपमेंट को लेकर आए दिन उनका एक न्यूज़ सर्कुलेट होता है, न्यूज़ को वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक अच्छा कंटेंट वहाँ से भी आप उठा सकते हैं, मैगजीन्स जो हैं। और इसके अलावा कुछ सरकारी मैगजीन्स जैसे आपके योजना और कुरुक्षेत्र हैं, उसके अगर आप रेगुलर पाठक हो, आप उसको पढ़ रहे हो, तो आपके आंसर में वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पर्सपेक्टिव होता है, क्वेश्चन का जो एक जनरल थीम होती है, वह एप्लीकेबल होती है। और इसमें आप अपने आसपास की जो घटनाएं हैं, जो आपने पढ़ा है, उसी को प्रेजेंट करना होता है। तो ये एक चीज़ है जिस पे हमने बात की, जिसमें आपका न्यूज़पेपर है, जनरल जो विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश की जाने वाली मैगजीन्स हैं, और कुछ सरकारी मैगजीन्स योजना और कुरुक्षेत्र के संदर्भ में हमने बात की। ये आपके सोर्स हैं जिससे आप अपने आप को अपडेट करते हो और अपने क्वेश्चन के लिए एक अच्छा कंटेंट ढूंढ सकते हो, उसको पढ़कर आप तैयार कर सकते हो। तो ये एक ओवरव्यू था। बाकी पिछले 3 क्लासों में, 4 क्लासों में जो हमने देखा है, आई होप कि आप सब उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आप अपनी जो तैयारी है उसको उसी रूप अनुसार और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके नए नित अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट डिटेल दिए गए हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। पर्सनली मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और चीज़ों को डिटेल से बात करेंगे। और आप जो डेली हम क्वेश्चंस देते हैं, उस क्वेश्चन को टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन का आंसर लिखकर फोटो फॉर्म में स्कैन करके आप भेज सकते हो। आपका रिव्यू विद इन 72 आवर्स आपको मिल जाएगा, और कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे आपको ज़रूरत है, आपका लेवल क्या है, और किस प्रकार से आप इस हमारी प्रक्रिया में पार्ट बन के अपने आप जो इम्प्रूवमेंट लेवल है उसको बेहतरीन कर सकते हो, इसमें हम अपनी क्षमता तक पूरा सहयोग देंगे। देखिए, प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। प्रैक्टिस कहते हैं कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आप जो गलतियां होती हैं उस पे काम करते हो। तो आप अपनी गलतियों को अभी से सुधारना शुरू कर दोगे, तो आपके पीटी एग्जाम के बाद जो मेंस का टाइम मिलेगा, आप अपने आप में 360 डिग्री चेंजेस पाओगे। तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो उसके लिए मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। हमारे पंकज सर हैं और हमारी विभिन्न टीम जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चरिंग करना, उसका इंट्रो किस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे आप वर्ड एक्यूमुलेट कर सकते हो, इस पे हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्तों तक रिकमेंड करें, इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा यह इनिशिएटिव उन लोगों तक पहुंच पाए जो बड़ी बड़ी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके अंदर जिजीविषा है कुछ आगे करने की, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण, एक मेंटोरशिप ना मिलने के कारण, गाइडेंस ना मिलने के कारण वह पीछे रुके हुए हैं, वह अपने कदम आगे बढ़ाने में संकोच करते हैं। बाकी हमने बात किया कि इस प्रकार से आपको कौन कौन से रेफरेंस लेने चाहिए, क्या क्या सोर्स आप यूज करके अपनी जो वोकेबलरी है, अपनी सेंटेंस फ्रेमिंग और क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को यूज करने के लिए रिसोर्स डेवलप कर सकते हो। तो आइए आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक जनरल आइडिया पे बात करेंगे, और उस आइडिया के साथ साथ आपकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, आपके इंट्रो से लेके मेन बॉडी पार्ट, और साथ में आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है आज का। सॉरी। क्वेश्चन आपका है, तकनीकी का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण को तकनीकी का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है, एवं जलवायु परिवर्तन का
कारण बनता है। उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। Misuse of technology and its wrong application leads to pollute that environment and cause climatic change. Discuss with suitable examples how misuse of technology has become a curse to the environment of India. तो जब इस प्रकार का आपके सामने एक ब्रॉड क्वेश्चन आए, लेंदी क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को सेगमेंट में तोड़ना है। कोई भी मेंस का क्वेश्चन, चाहे आप बीपीएससी के लिए देख रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम में देखते हो, तो क्वेश्चन को आप छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ने की कोशिश कीजिए। जब आप क्वेश्चन को छोटे सेगमेंट में तोड़ते हो, तो आप कहीं ना कहीं एक जो टॉपिक होता है उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो। फिर उस टॉपिक का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उस टॉपिक का मेन थीम है, उसको अपने अपने आंसर में इनपुट डालते हुए उसका जो बाहर निकलने का उसका जो एक आउटपुट होता है, उस पे एक बेहतरीन तरीके से अपने कमांड को दर्शा पाते हो, अपनी पकड़ जो है शब्दों की उसको दर्शा पाते हो, और क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाते हो। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली बात है कि तकनीकी का दुरुपयोग पूछा गया है। तो तकनीकी का दुरुपयोग किस रूप में है, और इसमें आगे इसको देखें, इसका गलत प्रयोग पर्यावरण पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है। पहले हम क्वेश्चन तोड़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या इनपुट हो सकते हैं इसमें। तो तकनीकी का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है। और इसका एक्सट्रीम कंडीशन क्या दिखा रहा है? आप जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। अब जलवायु परिवर्तन का कारण क्या बन रहा है? तकनीकी का दुरुपयोग, इसका गलत प्रयोग। तो आपका पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो आपका ये जो है मेन सेंटर थीम हो गया। आपको अपने क्वेश्चन का बड़ा पार्ट इस पे रखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, कि उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। इसमें आपको एक एक्सट्रीम कंडीशन भी बता रहा है, एक्सट्रीम कंडीशन भी पूछ रहा है कि भारत के पर्यावरण के लिए तकनीक जो है उसका दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। अब अभिशाप किस रूप में बना है? आप अगर जनरलाइज कर पाओगे तो अभिशाप किस रूप में आप देखोगे? जैसे आप अगर हम जनरल परसेप्शन में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज के टाइम में हर हाथ में गैजेट्स है। एक सीमित जो संख्या होनी चाहिए, किसी के पास तो 4-4 5-5 मोबाइल फोन होते हैं, तो उससे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है वह कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से जब वह वेस्ट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है और पर्यावरण उससे प्रदूषित होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यह जब इसकी संख्या अधिक हो जाएगी तो एक पहाड़ का ढेर लग जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, और आसपास जो रहने वाला क्षेत्र है, जो रेसिडेंशियल एरिया है, वह प्रभावित होता है। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि कचरे का ढेर लग गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिकम्पोज नहीं किया जा पा रहा है, तो आसपास रेडिएशन की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो यह क्या है? यह तकनीकी का जो एक अति उपयोग है उसका रिपरकशन है, उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट है। तो यह हम एक एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में ही नहीं बात कर सकते। इसके अलावा हर तकनीकी का जब डेवलपमेंट होता है तो वह अपने पीछे एक नुकसान की संभावना लेकर चलता है। इसी प्रकार अगर हम देखें इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो मेडिकल वेस्ट होते हैं उसमें भी तमाम प्रकार के हानिकारक केमिकल्स होते हैं, उनको डिप्लॉय किया जाता है, उनको डायरेक्ट समुद्र में या फिर नदी के माध्यम से समुद्र में छोड़ा जाता है, उनका उस वेस्ट को पानी में मिला दिया जाता है। उसका उसको कोई पर्टिकुलर जगह उसके निस्तारण की सुविधा नहीं होती, तो वह पानी केमिकल अधिकतर जाके नदियों में मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है, या फिर जहाँ पे उसको डिस्पोज किया जाता है तो पूर्ण रूप से डिस्पोज ना होने के कारण वह जमीन बंजर हो जाती है, वह जमीन का यूटिलाइजेशन नहीं होता, वह प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, अनप्रोडक्टिव हो जाता है। तो ये सारी चीजें तकनीक के दुरुपयोग के कारण ही हो रही हैं। बस इसी को हमें अपने आंसर में इनपुट डालना है।
बाकी आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देख सकते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर को देख सकते हो, आईटी सेक्टर को देख सकते हो, और विभिन्न प्रकार के जो और भी तकनीकी संबंधित क्षेत्र हैं, उनका किस प्रकार से मिसयूज हो रहा है और किस प्रकार से पर्यावरणीय ह्रास हो रहा है, इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करते हैं। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में अगर हम देखें तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से जो पेड़ की कटाई की जाती है, और बड़े से पेड़ की कटाई करके वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया बनाया जाता है, जिससे जो पेड़ की कमी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का एक बैलेंस होता है वह बिगड़ता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो पेड़ होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं, ऑक्सीजन बनाने का कार्य करते हैं। तो इंडस्ट्री औद्योगिकीकरण के लिए बड़े बड़े जंगलों को काटा जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके मीलों करोड़ों हेक्टेयर जंगलों को एक ही दिन में काट दिया जाता है, जिससे इसका नुकसान आने वाले समय में लंबे समय के लिए होता है और लोग उससे प्रभावित होते हैं, उससे ग्रसित होते हैं। तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इस रूप में होता है। आप देखोगे कानपुर के पास, कानपुर से और प्रयागराज के बीच में गंगा नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जब सर्च किया गया तो यह पाया गया कि कानपुर जो लेदर इंडस्ट्री है वह पूरे प्रोसेसिंग के बाद जो बचा हुआ केमिकल होता है पानी को गंगा नदी में निस्तारित कर देता है। इसलिए वह पानी गंदगी के रूप में शामिल होके, चूंकि उसका वेस्ट जो है वह इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, उसको निस्तारित नहीं किया जा पा रहा है, तो पानी में मिलके जो गंगा नदी में जल जीव हैं उनके लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन ये एक वास्ट क्षेत्र में फैल कर पानी को नुकसान पहुंचा रहा है, जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है, और अगल बगल जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर भी इसका प्रभाव नकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। तो यह इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है जिसपे आप देखेंगे। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन को इंट्रो से शुरुआत करें तो इंट्रो में क्या लिख सकते हैं कि तकनीकी का जो आविष्कार है, तकनीकी सदैव अपने साथ एक संभावना लेकर आती है कि उसका नुकसान दूरगामी होगा, लेकिन उसके निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम देखें कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, उसी रूप में अधिक फर्टिलाइजेशन का जो अधिक फर्टिलाइजर का जो खाद है उनका इस्तेमाल करके, केमिकल खाद का इस्तेमाल करके खेतों को बंजर किया जा चुका है। जैसे आप पंजाब वाला रीजन देखेंगे जब, तो पंजाब वाला रीजन अधिक केमिकल की मात्रा के उपयोग से बंजर हो चुका है, प्रोडक्टिविटी लगभग लगभग नगण्य हो चुकी है अधिकतर क्षेत्रों में। तो यह कहीं ना कहीं तकनीकी के माध्यम से हाई वैरायटी यील्डिंग जो बीज हैं उनका उत्पादन किया गया, उनमें फर्टिलाइजर को अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया गया। फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल से जो भूमि है वह बंजर होती चली गई। तो एक लंबे टाइम में हम देखते हैं कि बंजर भूमि से प्रोडक्टिविटी बंद हो जाती है, प्रोडक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है, और वह क्षेत्र किसी भी काम के लिए नहीं रहता, वहां पर किसी भी चीज का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो यह कहीं ना कहीं खेती के क्षेत्र में हमने देखा, और इसी प्रकार के अन्य क्षेत्र हैं जहां पर अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके खेतों को बंजर बनाया जा चुका है, और जो एक गुणवत्तापूर्ण मिट्टी होती है वह भी नगण्य हो चुकी है। अब इसका अगर हम देखें तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो सोल्यूशन जैसे सरकार के तरफ से जो बयान जारी किया जाता है, सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है कि कम से कम कम से कम मात्रा में केमिकल और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए सरकार जो इनोवेटिव विधि से कृषि क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट की बात कर रही है, जिसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स हो गया, आपकी जीरो जीरो जो आपके फार्मिंग विधि है, जिसमें रासायनिक जो खाद होते हैं उनका कम इस्तेमाल किया जाए या फिर कुछ ना के बराबर इस्तेमाल किया जाए। बायो कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाए, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं
गोबर हैं, उनको खेत की मिट्टी में मिलाकर, उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाकर खेत की मिट्टी का अनुपात, खेत की मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको मेंटेन किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रयास सरकार के लेवल पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कार्बनिक खेती को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि कार्बनिक जो खेती है उसमें रासायनिक केमिकल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में किया जाता है, या फिर ना के बराबर किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सिक्किम जो है वह पूर्ण रूप से 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन चुका है। तो वहाँ, और चूंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते, और आपकी जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है, खेत की गुणवत्ता होती है, वह उसी रूप में बनी रहती है, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका उपयोग कर सके। मिट्टी जो है अनुपजाऊ ना हो, खेत अनुपजाऊ ना हो, इसलिए सरकार के स्तर पर भी ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें तकनीकी का अति हमने देखा, नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, और क्या उसके एक अल्टरनेट ढूंढे जा सकते हैं कि तकनीकी को हम सस्टेन रूप से मेंटेन करते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बनाए भी रखें, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसका इस्तेमाल करने की जो एक राह है, एक रास्ता है, उसको बचा के रखें। तो पहला हमने देखा कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में पोल्यूशन किस प्रकार से है, तकनीकी गतिविधियों की वजह से। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रदूषण तकनीकी गतिविधियों की वजह से। क्वेश्चन का जो ये प्रारूप है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और उसका एक मॉडल आंसर क्या है, मैं हैंड रिटन फॉर्म में आपको एक जनरल सिनॉप्सिस फॉर्म में इस आंसर को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उसमें आपको आंसर मिलेंगे, जिसमें आपको यही सारे कीवर्ड यूज करने हैं। तो आपके रिवीजन के लिए आप जो है हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, और आपका रिवीजन और आपके जो मॉडल आंसर है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रदूषण जो है तकनीकी गतिविधियों से, जस्ट ए मिनट, तकनीकी गतिविधियों से। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किस प्रकार से होता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में क्या भूमिका है तकनीक की, किस रूप में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बढ़ता है, उसको हम देखते हैं। मैं कीवर्ड में लिख रहा हूँ, बाकी इसका आंसर मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आप इसको अपने वर्ड में लिखते जाइए। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रदूषण तकनीकी गतिविधियों से। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में पोल्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में पोल्यूशन तकनीकी गतिविधियों से। हमने चर्चा की कि किस प्रकार से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उसको एक पर्टिकुलर, उसको निस्तारित ना करके उसको पानी के माध्यम से छोड़ दिया जाता है नदियों में, और वह नदी का पानी जाके समुद्र में मिलता है, जिससे समुद्र की जो वन जल जीव हैं वह भी प्रभावित होते हैं, आसपास का जो रेजिडेंशियल एरिया है वह भी प्रभावित होता है, और विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक धरोहर हैं वह भी प्रभावित होते हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से आगरा में जो ताजमहल है, मथुरा में तेल रिफाइनरी जो शोधन शालाएं हैं, उनके माध्यम से वहाँ की चट्टानों में दरार उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार के रिसर्च ने दावा किया है कि यह दरार जो है वह तेल रिफाइनरी से निकलने वाले जो गैसेज हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वह आसपास के एटमॉस्फेयर में मिलकर ताजमहल के पत्थरों पर जमा होते हैं, और एक लंबे टाइम में वह उसमें दरार उत्पन्न कर देते हैं। तो हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं वह भी तकनीकी के इस प्रभाव से वंचित नहीं है। उसका
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है, और ह्यूमन हेल्थ भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आपके जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जिसमें डाइंग और फिनिशिंग के प्रोसेस में कई सारे केमिकल्स को ऐसे ही पानी में निस्तारित कर दिया जाता है, और उनका रीयूज ना होने के कारण उनको रिसाइकल ना करने के कारण उनको डायरेक्ट पानी में उनकी कनेक्टिविटी हो जाती है, जिससे जो जलीय जीव हैं वह प्रभावित होते हैं। और बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जलीय जीवों का अस्तित्व जो है वह भी समाप्ति की ओर है। तो इस पर प्रयास किए जाने चाहिए। जो भी केमिकल निकलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के माध्यम से, उनका एक उचित रूप से निस्तारण करना चाहिए, उनकी रिसाइकलिंग करनी चाहिए, तब जाके उन्हें निस्तारित करके एक व्यवस्थित जगह पर उनको छोड़ा जाना चाहिए। यह इसका एक पॉइंट होता है। अगले पॉइंट पे देखें तो अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस रूप में आपका अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास है वह भी प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें तकनीकी की भूमिका इस रूप में होती है। अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की कनेक्टिविटी के लिए, रेल के लिए, रोडवेज के लिए, और समुद्री माध्यम से या फिर रिवर लिंकिंग के माध्यम से जो पर्यावरणीय ह्रास हैं वह भी होते हैं, क्योंकि इसके लिए जंगलों को काटा जाता है। जब सड़कों को बाईपास किया जाता है, सड़कों को निकाला जाता है, तो जंगलों को काटा जाता है। जो खेती के लिए उपयोगी जमीन है उनका एक हस्तांतरण किया जाता है, उनको एक्वायर किया जाता है, सॉरी, उनको एक्वायर किया जाता है, और खेती वाले जमीन पर सड़कों का निर्माण किया जाता है। और उसके लिए जिस प्रकार से जो कोल है और जो भी उसके विकास के लिए, निर्माण के लिए जो आवश्यक मटेरियल्स होते हैं, वह कहीं ना कहीं प्रदूषण एटमॉस्फेयर में फैलाते हैं। तो आपके रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अदर जो आधारभूत संरचनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, ये सारे जो तकनीकी के माध्यम से डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। और पर्यावरण में यह विभिन्न प्रकार के डस्ट पार्टिकल को डिपॉजिट करते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। दमा के बीमारी जो है उसका दमा की जो बीमारी है वह भयावह रूप लेती है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के श्वास संबंधी जो समस्याएं हैं उत्पन्न होकर आती हैं। तो आपका ये सारा चीज जो है, ये जनरल कनेक्टिविटी है आपके डेवलपमेंट का तकनीक के थ्रू। तो हमने देखा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि अर्बनाइजेशन में जब शहरीकरण होता है तो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को काटा जाता है, क्योंकि रहने के लिए जो आवास चाहिए वह क्षेत्र सीमित है, जो कनेक्टिविटी के लिए रोड चाहिए उसका क्षेत्र सीमित है। तो इन सब चीज़ों के विस्तार के लिए जो बोझ बनता चला जाता है जमीन पर, या फिर उस क्षेत्र के लिए जो बर्डन क्रिएट होता है, उस बर्डन को दूर करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था की जाती है। तो अर्बनाइजेशन में आपके जंगलों को काटा जाता है, उसमें इंडस्ट्री डेवलप की जाती है, रहने के लिए मकान बनाए जाते हैं, जो कि एक लंबे टर्म में देखें तो
प्रदूषण को जन्म देते हैं। और यह प्रदूषण जब अधिक मात्रा में होता है तो आपका पर्यावरणीय बदलाव होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो आपको क्लाइमेट चेंज का जो यहाँ पे मेन पैटर्न देखने को मिलता है, वह विकास की इस प्रक्रिया में जो डेवलपमेंट हो रहे होते हैं उसकी अति के रूप में देखने को मिलता है। तो इसमें आपने देखा कि रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और फिर जो रेसिडेंशियल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यकता है, रेसिडेंशियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए रेसिडेंशियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जंगलों को काटना, जंगलों को जंगलों को काटना, और इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोडक्टिव ज़मीन है उनका उनको अक्वायर करना, प्रोडक्टिव फूल या फ्रूटफुल फ्रूटफुल एग्रीकल्चरल जो लैंड है, लैंड को अक्वायर करना। लैंड को एक्वायर करना, ये सारी चीज़ें हैं जिसपे जो तकनीकी के अति उपयोग से पर्यावरणीय ह्रास का कारण बनता है। और इसके साथ ही पोल्यूशन को डेवलप करता है, पोल्यूशन का निर्माण करता है, जिससे जो पर्यावरणीय चिंता जो है उपस्थित होती है, और यह क्लाइमेट चेंज के रूप में भी दिखाई देता है, क्लाइमेट चेंज के रूप में भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एनर्जी जनरेशन और कंजप्शन किस प्रकार से पर्यावरणीय ह्रास का कारण बनता है। एनर्जी कंजप्शन एंड, हमारा फिफ्थ पॉइंट है एनर्जी कंजप्शन एंड एनर्जी जनरेशन। एनर्जी कंजप्शन और एनर्जी जनरेशन किस प्रकार से पर्यावरणीय ह्रास का कारण बनता है। अब देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें जो नेचर गिवन जो प्रोडक्ट है उसके माध्यम से इनका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, डैम में पानी को रोककर और इलेक्ट्रिक का निर्माण किया जाता है जो कि बाद में बाढ़ का एक कारण बनता है। जब यह बाढ़ आता है तो अपने साथ बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज को भी लेके आता है और एक वास्ट एरिया को प्रभावित करता है। तो इसमें बड़े बांध बनाकर, बड़े बांध बनाकर और बड़ी मात्रा में जो कोयला का इस्तेमाल तापीय ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। कोयला का उपयोग तापीय ऊर्जा के निर्माण में कोयला का उपयोग तापीय ऊर्जा के निर्माण में, अधिक मात्रा में कोयला का जो उपयोग है वह कहीं ना कहीं जो एक ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि अधिक कोयला का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नेचर में बढ़ा देता है, आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ा देता है, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका संकट उत्पन्न होता है। तो
कोयला का उपयोग तापीय ऊर्जा के निर्माण में। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अन्य जो तकनीकी डेवलपमेंट हैं उसका भी इस्तेमाल एनर्जी जनरेशन में किया जाता है। और जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है, ताप अधिक बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, तो यह तापमान, बढ़ा हुआ तापमान कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को उपस्थित करता है, क्लाइमेट चेंज का रूप धारण करता है। इसका जो हम देखें अगर, तो क्या चीज़ें हैं जिस पे प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसी रूप में बढ़ती जनसंख्या इसका कंजप्शन भी करती है। जिस प्रकार से बिजली का निर्माण हो रहा है, तो यह बिजली का निर्माण कहीं ना कहीं लोगों की आवश्यकताओं के लिए हो रहा है। तो बढ़ी हुई जनसंख्या एनर्जी का कंजप्शन करती है, क्योंकि ऊर्जा की जो एक विशाल आवश्यकता लोगों को है, उसकी आपूर्ति के लिए कोयले का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। जो ट्रेडिशनल माध्यम है एनर्जी प्रोडक्शन का, उस पर ही अभी जोर दिया जा रहा था, जिससे पर्यावरणीय ह्रास भी होता है और क्लाइमेट चेंज भी होता है। इसी को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें स्मार्ट ग्रिड पैटर्न की जो उपयोगिता है उसको बताया जा रहा है, उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, उसका एक माध्यम तलाशा जा रहा है। उस पर शोध और रिसर्च किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन है उसको कम किया जाए और पर्यावरणीय ह्रास को कम किया जाए। तो इसके लिए जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस पर कार्य किए जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनके विकास की बात की जा रही है। तो इसका एक अल्टरनेट ये होता है, इसका ये अल्टरनेट है कि आप ट्रेडिशनल जो पैटर्न है इलेक्ट्रिक कंजप्शन का और इलेक्ट्रिक जनरेशन का, उसमें चेंजेस लाएं और पर्यावरणीय ह्रास को कम से कम करें, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वह भी इसको उसका उपयोग कर पाए और जो सतत विकास की संकल्पना विभिन्न इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा दी गई है उसको सहेजा जा सके। उसमें भारत की भूमिका अग्रणी है, यह प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट जो भी विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं या फिर कार्बनिक वेस्ट हैं या फिर किसी भी प्रकार का वेस्ट जो है जिसका एक बार इस्तेमाल हो चुका है और वह वेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनके लिए जो रिसाइकल मेथड है उसका इस्तेमाल करके उनको पुनः उपयोगी बनाया जाना चाहिए। यह संकल्पना प्रस्तुत की गई है हमारी सरकार द्वारा और साथ ही विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा। तो इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो पैटर्न ऑफ कंजप्शन है उसमें बदलाव की बात की जा रही है कि आपका जो कंजप्शन पॉइंट एरिया है उसमें आप किस प्रकार से कमी करके जो वेस्ट है उसको मैनेज कर सकते हो। इसी प्रकार आप देखेंगे कि विभिन्न इनोवेटिव वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें जो वेस्ट हैं उनको रिसाइकल करके पुनः उनका उपयोग किया जा सके, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वह कहीं ना कहीं एनर्जी के डिमांड को और बढ़ाएगा। जब आपका एनर्जी का डिमांड बढ़ता है तो उसके लिए जो सप्लाई होती है उसका भी चैन बढ़ता चला जाता है। और अगर हम एक पर्टिकुलर व्यवस्थित तरीके से उसे निस्तारित नहीं करेंगे तो गार्बेज का एक पूरा बैंक सा खड़ा हो जाएगा और वह मानवीय अस्तित्व के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक होगा। आपके क्लाइमेट चेंजेस होंगे। क्लाइमेट चेंज में जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि वर्षा जो है उसका अव्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। वर्षा का अव्यवस्थित रूप कहने से तात्पर्य होता है कि वर्षा कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, किसी क्षेत्र में वर्षा बिल्कुल नहीं होती, किसी क्षेत्र में वर्षा का जो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। इस रूप में एक अव्यवस्थित पैटर्न देखने को मिलता है। यह सारा चीज़ कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स भी यह कहती हैं कि अगर इसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज होता रहा तो 21वीं सदी के अंत तक जो ग्लेशियर है वह पिघल जाएंगे,
तो जो हमारा 29% एरिया लैंड जमीन स्थल पर है, वह कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा और बहुत सारे देश समुद्र में डूब जाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट ये संकेत देते हैं कि किस प्रकार से तकनीकी के इस डेवलपमेंट को हमें एक निश्चित रूप में करना चाहिए, ताकि वर्तमान पीढ़ी भी उससे लाभान्वित हो और आने वाला जो जनरेशन है वह भी उसका इसी रूप में उपभोग कर सके। तो ये सारी चीजें हमने देखी 4 से 5 पॉइंट में, कि आपके इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी जनरेशन एंड कंजप्शन किस प्रकार से तकनीकी का इस्तेमाल करके उसको उसका रूप उसको अधिक मात्रा में इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज में, पर्यावरणीय डिग्रेडेशन में, पर्यावरणीय ह्रास में एक भूमिका अदा करते हैं। साथ ही हमने कुछ पॉइंट के अल्टरनेट भी देखे कि क्या क्या प्रयास सरकार के स्तर पर, मानवीय और व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने चाहिए, ताकि यह पर्यावरणीय ह्रास को कम किया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे मेन बॉडी पार्ट में आएंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में हम देखेंगे कि क्या लिखा जा सकता है। तो कंक्लूजन, जैसे मैं बार बार कहता हूं, आपको फोकस करता हूं, कंक्लूजन आपका वर्तमान परिस्थिति पर नजर रखते हुए जो वर्तमान सिनेरियो है उसके साथ ही भविष्य क्या है, भविष्य में क्या विजन एक हम लेके चल रहे हैं, उस पर भी बात की जानी चाहिए। तो आपका अगर कंक्लूजन आप देखोगे तो इस रूप में आप लिख सकते हो कि हालांकि भारतीय तकनीकी क्षेत्र जो है अभी चूंकि विकासशील अवस्था में है, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र, भारत देश विकासशील अवस्था में है और विकसित देश जो है ऑलरेडी अपना एक मानक तय कर चुके हैं। उस मानक को तय करने के लिए विभिन्न जो कन्वेंशंस हुए हैं, जैसे अगर हम देखें तो कॉप की बैठक होती है, जिसमें यूएनईपी की बैठक होती है, जिसमें संरक्षण की बात की जाती है, ओजोन लेयर को लेकर जो इंडस्ट्रियल एक्सक्रीजन है जिससे ओजोन प्रभावित हो रहा है, तो ओजोन की मात्रा जो है व्यवस्थित बनी रहे, उसी रूप में बनी रहे, उसका डिग्रेडेशन ना हो, ओजोन डिप्लेशन ना हो, उसको लेके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और विभिन्न प्रकार के जो यूनाइटेड नेशन की संबंधित संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यह सभी डेवलपमेंट के कार्य को लेकर जो है विभिन्न प्रकार के फंड एलोकेट करते हैं कि पर्यावरणीय ह्रास जो है उसको रोका जा सके, जो हमारा प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा था उसको हम प्राप्त कर सकें, जिसमें कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर बात की जाती है, नेट कार्बन एमिशन को लेकर बात की जाती है, जीरो कार्बन एमिशन को लेकर बात की जाती है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारे जो कंसेप्ट हैं, वह सतत विकास की जो संकल्पना है उसको प्राप्त करने के लिए और एक फ्रूटफुल मानवीय अस्तित्व के बचाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि भारत के प्रयास जो हैं इस रूप में हैं और आने वाले समय में विभिन्न कन्वेंशन का जो हस्ताक्षर करता है भारत बना है और अपने कार्बन एक्सक्रीशन को कम करने की बात कर रहा है। तो अगर आप इस तरीके से अपने आंसर को लिखते हो तो आपका आंसर ऑथेंटिक होता है। बाकी इसमें और सारे इनपुट प्रोवाइड किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी भी एक सीमा है, तो इस सीमा के संदर्भ में हम यही बात करेंगे कि अगर आपको कुछ और पॉइंट मिलते हैं तो उस पॉइंट को हमें सजेस्ट कीजिए, हम अपने आंसर में ज़रूर शामिल करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे जो विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स है उससे कनेक्ट होकर हमारे जो फर्दर प्रोग्राम है उसके संदर्भ में अपडेट ले सकते हो। इसके अलावा इस बीपीएससी मेंस स्पेशल की जो हमारी सीरीज़ है, इस सीरीज़ का पार्ट बनते हुए आप अपने आंसर राइटिंग को दिन ब दिन इम्प्रूव कर सकते हो। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए स्ट्रेटेजी के साथ। अगर कुछ सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, हम उस पर अमल करेंगे और चीज़ों को उसी रूप में आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारा ये प्रयास लोगों तक पहुंच पाए और लोग हमसे जुड़कर अधिक से अधिक लाभान्वित हो। सो थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिन्हें इनकी नीड है वह इससे लाभान्वित हो पाए। थैंक यू सो मच।